नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपनाई गई भू राजस्व प्रणालियों की तीसरी व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था अपने दो पूर्व की व्यवस्थाओं स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न थी। इसमें भूमि का मालिक किसी एक व्यक्ति को नहीं मानकर सामूहिक रूप से पूरे गांव को भूमि का मालिक माना गया और गांव को महाल कहा जाता था और सभी के साथ सामूहिक रूप से समझौता किया गया। सभी किसानों के साथ सामूहिक रूप से समझौता किया गया। प्रत्येक गांव का एक मुखिया बनाया गया और उस गांव के मुखिया को ही समस्त भूमि का लगान ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समस्त किसानों द्वारा अपना राजस्व एकत्रित करके मुखिया को देना होता था और मुखिया उस राजस्व को एकत्रित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा कराता था। यदि कोई किसान समय पर राजस्व नहीं देता तो इसके लिए गांव के मुखिया को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाता और उससे वह लगान वसूल किया जाता था। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लगान वसूली के लिए उत्तरदायी ईस्ट इंडिया कंपनी ना होकर मुखिया होता था और किसानों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से मुखिया का प्रभाव होता। मुखिया ही उनसे लगान वसूली करता और आगे पहुंचाता था। इसकी जो लगान का निर्धारण है वो समय समय पर किया जाना था। इसकी लगान की दर भी बहुत ऊंची थी और यह प्रणाली 1820 में सबसे पहले होल्ट मैकेंजी द्वारा लागू की गई। होल्ट मैकेंजी ने इसे लागू की और लगभग 30% ब्रिटिश साम्राज्य में इस प्रणाली को लागू किया गया था। इस प्रणाली के साथ भी अनेक समस्याएं थी। इस प्रणाली के परिणामों में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो सरकार थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इससे लाभ ही लाभ थे। इससे एक निश्चित धनराशि उनको बिना किसी प्रशासनिक अमले को लगाए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कठिनाई के मिल रही थी। दूसरा, मुखिया के रूप में उनको एक छोटे जमींदार वर्ग का सहारा समर्थन मिल रहा था जो कि उनके प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करता था, जो उनके प्रति वफादारी दिखाता था। तीसरा, किसानों से सीधा कोई संपर्क नहीं था, इसलिए किसानों का असंतोष उन्हें सीधे सहन नहीं करना पड़ता था। जो असंतोष की भावना थी वह सीधे केवल मुखिया के विरुद्ध थी। चौथा, इससे उनकी आय में वृद्धि हुई और उसका लाभ पूर्णतया उन्होंने औद्योगिक क्रांति या अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने में किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महलवाड़ी प्रणाली भी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाभदायक थी। दूसरी ओर अगर हम किसानों के लिए देखें तो किसानों के लिए यह प्रणाली स्थायी बंदोबस्त जैसी ही थी। यहाँ पर भी किसान पूरी तरह से मुखिया के चंगुल में फंस गया। मुखिया की जगह धीरे धीरे साहूकारों ने ले ली, क्योंकि जब मुखिया लगान नहीं पहुँचा पाता तो वह भी साहूकारों के चंगुल में फंस जाता। किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गया। लगान की दरें बहुत ऊंची होती थी जिसको समय पर पहुंचाना मुश्किल होता था। इस प्रणाली में भी अकाल या विकट परिस्थितियों में किसी प्रकार की सहायता का प्रावधान नहीं किया गया। यह प्रणाली भी किसानों के लिए बहुत गलत थी। दूसरी ओर अगर मुखिया के रूप में देखें तो मुखिया के ऊपर दायित्व डाला गया कि अगर कोई किसान राजस्व नहीं देता है तो वह भी उसी का दायित्व है। इस तरह से मुखिया भी इस प्रणाली में कहीं ना कहीं एक हमेशा दबाव में रहता और उसके कारण मुखिया भी किसानों के साथ बर्बरता या अत्याचार करता था। मुखिया अपना लाभ कमाने के प्रयास में रहता था। इससे अंततः इस प्रणाली में भी पूरी तरह से किसानों का ही शोषण हुआ और किसानों की दयनीय स्थिति के लिए यह प्रणाली भी जिम्मेदार रही और महलवाड़ी प्रणाली भी ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई। यह प्रणाली मूल रूप से मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब के क्षेत्र में लागू की गई और इसमें भी अत्यधिक भू राजस्व वसूल की जाती थी। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई तीनों ही भू राजस्व प्रणालियाँ पूरी तरह से केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए उसको लाभ पहुंचाने के लिए की गई। इनके किसी के भी उद्देश्य में भारतीय कृषक या कृषि विकास नहीं था। उनको केवल एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक राजस्व की वसूली कैसे की जाए, अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाए। धन्यवाद।